छोटी सी वेंचर है, इस हिमाचल गाइड करना पैशनेटली कर रहे हैं। हाँ कोई प्रोफेशनल साउंड नहीं है, ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बुनियाद पे लगा कि कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, तो हमने ये शुरू करिए। शुरू है सर। कैजुअल टॉक ही करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आए थे, एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं सर। काफी जाम वाम लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग सर्वे भी करते हैं, और लोग, आम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं एक एमपी से, एमएलए से, ये बेसिक बेसिक चीज, अगर हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं सर, लोगों से बात भी करते हैं, चुनावी सर्वे भी करते हैं, तो सर आजादी के इतने साल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट का, अभी जो सरकार है वो भी दावा ठोकती है, आपकी भी पीछे सरकार रही, तो ये सर बेसिक बेसिक चीजों के लिए लोग आम आम जिंदगी की में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या नजरिया है सर? नहीं है, बात है कि सब मुल्क के सामने जो मसाइल हैं, सब समस्याएं हैं, वो अपनी जगह हैं। अब आज़ादी के 70 साल से ऊपर हो गए, तो लगातार कोशिश हुई है, नहीं हुई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको कहा जाए ना कि जब हमारा, अगर हम इतिहास में जाए, हिस्ट्री में जाए, तो जिस हालत में भारत को अंग्रेज़ों ने सौंपा था, आज उससे बहुत बेहतर स्थिति में हम हैं। आज हर क्षेत्र में भारत का एक स्थान है, लेकिन उसके बावजूद हमारी समस्या गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मसाइल, इसी को हम लोग अपोजिशन पार्टी इशू बना रही है कि हम लोग आने वाले दिनों में यही इलेक्शन का मुख्य मुद्दा बनेगा। आपने सर 77 से राजनीति शुरू किया है, मेरी पैदाइश 77 की है, तो जितनी मेरी उम्र है उतनी आपको एक्सपीरियंस हाँ, है ना? तो सर आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है बहुत इमेच्योर? नहीं हम तो नहीं कहेंगे मैच्योर है, मैच्योर है, लेकिन होता क्या है कि उनको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनको एक तरह से भ्रमित कर दिया जाता है। उनको धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उनको भ्रमित करने की कोशिश होती है, उनको भटकाने की कोशिश होती है। असली जो मुद्दा हमारे सामने, देश के सामने है, उससे हटाने की कोशिश होती है। हमारा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो अगर आज़ादी के बाद से देखें उसमें भी अरबों रुपया कोसी बांध पे खर्च हो चुका है। तो उसके बाद फिर परमान योजना लेटेस्ट में 118 हमारे पास एक डेटा है, कांग्रेस ने ही शायद सैंक्शन किया था, और जगन्नाथ मिश्रा जी उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे। तो वो जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा सर, या तो उस पैसे का क्या हुआ या क्या हो गया? अब कांग्रेस को गए हुए 30 साल से ऊपर हो गए, तो अब तो जो पहले हुआ सो हुआ। उस समय की स्थिति दूसरी थी, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति दूसरी थी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, वो सारी बातें थी। लेकिन अभी पिछले 30-35 साल से यहाँ विपक्ष की सरकार चल रही है, कांग्रेस तो अब नहीं है सत्ता में। तो अब ये जिम्मेदारी तो जो वर्तमान सरकार है उसकी है कि इन मसलों का हल ढूंढे। ये बात सही है कि खास के सीमांचल में बाढ़, कटाव, ये बहुत बड़ी मुख्य समस्या है यहाँ की। हमने भी जब जब हमको मौका मिला हमने प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान इस पर कभी आया नहीं। क्योंकि सर आप बहुत दिन से मेरे ख्याल से एमपी नहीं, पावर आइए, पावर में नहीं है, आपके पास एक मैनिफेस्टो होगा ना, प्रोग्राम होगा जो आप पब्लिक के पास जा रहे हैं। मेरा मैनिफेस्टो बहुत सिंपल है। मेरा मैनिफेस्टो ये है कि बिहार या कटिहार खास तौर पर एक समय था कि ये औद्योगिक नगरी माना जाता था, और यहाँ बहुत सारे उद्योग थे, जिसमें 2 जूट मिल भी हुआ करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई, दोनों जूट मिल बंद हो गए, और इसलिए बंद कर दिया गया कि वो घाटे पर चल रहा था। हम लोगों ने बहुत गुहार किया उसके लिए, लेकिन वो दोबारा चालू नहीं हुआ। तो ये दुखद है कि आज एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारे कटिहार में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों मिले। हमारा प्रयास यही रहेगा आने वाले समय में। हालांकि दुर्भाग्य पूरे बिहार का है कि बिहार में नीतीश कुमार जी 17-18 साल हो गए, एक भी उद्योग लाने में कामयाब नहीं हुए। और जब तक किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का उद्योगीकरण नहीं होगा, तब तक वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति नहीं सुधर सकती। तो मेरी कोशिश यही होगी आने वाले दिनों में, अगर यहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया, तो कैसे कटिहार में कोई उद्योग लगे, कैसे कल कारखाना लगे, ये हमारी कोशिश होगी। यहाँ कैसे पूंजी निवेश हो, इसलिए हमारी कोशिश। नोटबंदी का जो सवाल है वो बहुत गंभीर है, और ये बात आपका कहना सही है कि उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इकोनॉमिक कंडीशन में पड़ा है। और काफ़ी लोग, खासतौर पर जो
वो जो छोटे उद्योग कर रहे थे, छोटा काम कर रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हुआ। और वो एक तरह से स्कीम, नोटबंदी की स्कीम विफल रही, और इसीलिए आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं उसका जिक्र नहीं है। सर एक लास्ट एफएचएस पढ़ा था मैंने, फाउंडेशन कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था जो मुझे आज भी याद है। वो कहते थे कि इंडिया में जो इतनी चीज़ें हैं, जैसे सेकुलरिज्म बोलते हैं, कॉम्युनलिज्म बोलते हैं, रीजनलिज्म बोलते हैं, ये तभी ख़त्म होगा जब इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसी फालतू की चीज़ें करेंगे नहीं। तो अभी आप इंडिया को कहाँ स्टैंड पाते हैं इसमें? नहीं, अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं समझता हूँ कि देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री दावा करें, बड़ा जिसको कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो मुफ्त अनाज इसलिए दे रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे हैं वो, और तभी आपको देना पड़ रहा है। तो हमको ऐसे लोगों को या ऐसे सेक्शन के लोगों को आगे ऊपर उठाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब तक उनको हम ऊपर नहीं उठाएंगे, देश मजबूत नहीं होगा। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो आप कहाँ से विश्व गुरु बने जब आपके यहाँ 81 करोड़ लोग मुनसर करते हो सरकारी सहायता पर। ये सारी बातें हैं। एक लास्ट सवाल, एक फीडबैक आपके लिए। जब मैंने फ़ोन किया, जब आपके बारे में एक परसेप्शंस मार्केट में जो फैला था कि ये कनेक्टिविटी नहीं है इनकी ग्राउंड लेवल पे, लेकिन मैंने फ़ोन किया, मैं आई वॉज सरप्राइज, आपने एक बार में पिक किया, मुझे टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। दो लफ्ज़, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें देखते भी नहीं, तो सोशल मीडिया, क्योंकि पत्रकारिता आपका एक्सपीरियंस रहा है सर, तो सोशल मीडिया में हमारे लिए चैलेंजेस है। हम लोग डे टू डे की न्यूज़ उठाते हैं, हमारे सब लोकल होते हैं, सब जानने वाले होते हैं, उनके खिलाफ न्यूज़ करना होता है, तो हमें एक थ्रेट भी रहता है सर उनसे, क्योंकि वो लोकल हैं, जानने वाले हैं। और दूसरा, फाइनेंशियली क्राइसिस में हम लोग भी सफ़र करते हैं। तो सर आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या राय है? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज की तारीख में, क्योंकि बाकी तो सब गोदी मीडिया बन चुका है, और या मोदी को मीडिया बन गया है। तो वैसी हालत में सोशल मीडिया का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह करे, और जो मुल्क के हालात है उसको ध्यान में रख कर। ये प्रोफेसर साहब थे इकोनॉमिक्स के, आपके पार्टी में थे, जब वो ट्रिलियन में 10 to the power 10 का सवाल उन्होंने संबित पात्रा से किया था, मतलब पर्सनली आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन वो चले गए सर। तो अब ये हो क्या रहा है कि आम लोग, अब हम किसी लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कल को वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो सर कोई ऐसा पार्टी में सिस्टम नहीं है कि लोग नहीं जा सकते, या कुछ मतलब प्रोटोकॉल तो समझ में नहीं आता है, जिसको जब मर्जी चला देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि आज कोई विचारधारा नाम की कोई चीज़ रही नहीं, और हर आदमी अपने स्वार्थ से भरा हुआ है। उसको अपना राजनीतिक स्वार्थ कैसे पूरा होगा, वो इसको मान के चल रहा है, या उसके लिए प्रयास कर रहा है। देश की हालत बदले, समाज की हालत बदले, जो हमारे मसाइल है उसका हल हो, ये कोई नहीं सोच रहा है। इसीलिए आना जाना लगा हुआ है। ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उनकी कोशिश ये है कि विपक्ष को कमज़ोर करे। तो किसी पर ईडी का दबाव, किसी पर सीबीआई का दबाव, किसी पर पैसे का दबाव, मतलब किसी न किसी तरह से लोगों को तोड़ने की कोशिश, सरकारें गिराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, उसको अपने धन बल के आधार पर उस सरकार को उन्होंने गिरा दिया है। हमारे चैनल में लाखों लोग आपको देख रहे होंगे एक टाइम पे, तो आप कोई मैसेज देना चाहें? यही देखें कि सोच समझ कर वोट दे, और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अभी जो वर्तमान शासक है, या जो पार्टी पावर में है, वो मुल्क को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जिस तरह से सरकारी संस्थानों का मिसयूज़ हो रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। हमारे यहाँ आगे आने वाले दिनों में अगर लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के दलित संविधान को बचाना है, तो लोगों को विचार करना चाहिए। धर्म, जाति, बरादरी, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जो उनको लगता है कि जो पार्टी सही मानों में इस देश को आगे ले जा सकती है, उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए।
फाइनल कीजिए, इस एक्सपीरियंस को बताइए, इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को सर बताइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ तो मिला लीजिए। सॉरी, मत लगाइए, ये यहाँ मत लगाइए, सब लोग वहीं बैठिए, हम आ रहे हैं।